हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों ने अभी तक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि पिछले जो वीडियो हमने दिए हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं। कर्तव्य और अधिकार में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि राज्य के मौलिक अधिकार क्या हैं, राज्य के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है बच्चों को, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए आप। 1976 में 42वां संशोधन किया गया और फिर अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी उसमें सूचीबद्ध किया गया। क्यों किया गया? संविधान में पहले प्रारंभ में मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन जब 42वां, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस संशोधन में, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया या मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि 42वां संशोधन था और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ पर हैं, ठीक है, किस संविधान के किस भाग में है। तो 1976 में इसको जोड़ा गया था और पहले 10 ही थे हमारे मौलिक कर्तव्य। संविधान के 4th भाग में 51 काम में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद पहले 10 ही थे, लेकिन बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। 86वां जो 86वें संविधान के संशोधन में एक और जोड़ा गया। तो टोटल हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कितने हैं? 11 हैं, 11 हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। क्या अधिकारों से क्या समझते हैं, कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं, है ना। तो अधिकार एवं कर्तव्यों का परस्पर आपस में घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों का अभिप्राय क्या होता है? मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। लेकिन कर्तव्य का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति की अपने समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, क्योंकि समाज का कुछ ऋण होता है वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों पर। तो समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्यों, समाज में रहने वाले संपूर्ण मनुष्यों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अगर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों ने, जापान, चीन, इटली सहित अनेक लोगों ने प्रारंभ से उनके संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य थे। इसलिए कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और ये है कि 76 में 42वें संशोधन में पहले मूल अधिकारों को भाग 3 में समाहित किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में, और उसके बाद इसी भाग 4 में क करके 42वां क, ठीक है, भाग 4 क करके 42 क करके जो संशोधन किया गया। तो 42वें संशोधन में जो हमारा भाग 3 मूल कर्तव्य, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसी भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को भी एक शीर्षक सहित जोड़ा गया, ठीक। शुरू में 8 फिर 10 हुए उसी समय और उसके बाद 51 का में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया गया। टोटल 11 हैं। अब क्या है ये कर्तव्य? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? अपने संविधान का अनुपालन करना, उसके आदर्शों का पालन करना और जो उसकी संस्थाएं हैं, मतलब राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। इसलिए राष्ट्रध्वज का आदर किया जाना चाहिए, अनादर नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनका सम्मान देना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए। भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखे। ये जो है वो हमारी जो है कर्तव्य हैं। देश की रक्षा करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना भी हमारा एक कर्तव्य है। और भारतीय सामाजिक जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, गौरवशाली संस्कृति है, उसकी महत्ता का सभी नागरिकों को अनुपालन करना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए और उसके निर्माण कार्य में अपना सहयोग भी देना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं, प्रकृति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब क्योंकि ये अधिकार नहीं है, इसलिए लोग आजकल देखिए सार्वजनिक संपत्ति को बिना किसी अपने कर्तव्य को समझे जो है व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसको नष्ट करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी हमारे कुछ मौलिक कर्तव्यों में आता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और ये जो 11वां जोड़ा गया, ठीक है, ये माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, जो हमारे इधर मौलिक अधिकारों में भी था, ठीक है, फिर 21 का, और ये इसमें भी हमारे कर्तव्यों में भी 86वां संशोधन 86 संशोधन जो किया गया उसमें इस कर्तव्य को भी जोड़ा गया कि माँ बाप का एक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को विद्यालय ज़रूर भेजें और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उन्हें दे। अब आता है हमारा कि नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। ये कहाँ वर्णित है? संविधान के 4थे भाग में। नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जो राज्यों के लिए होते हैं, ठीक है, किसी राज्य के लिए इनका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्य अपनी नीतियों के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश देते हैं, राज्य अपने नागरिकों को जो सुख सुविधाएं देते हैं, नागरिकों के व्यक्तित्व के निर्माण के हेतु जो भी विकास के लिए जो उन्होंने आवश्यक तत्व बनाए हैं, उन्हीं को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक, इनका जो उल्लेख है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 16 अनुच्छेद हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण देश किससे संबंधित है? संपूर्ण देश से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध सीधे से कितना है? राज्यों से है। ठीक है, राज्यों के हिसाब से। डॉक्टर RN राघवचारी ने भी कहा है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में रखने का जो प्रावधान किया, उसका औचित्य किया, उसका कारण क्या था कि राज्य में कोई भी जो राजनीतिक दल है वो कुछ संवैधानिक शक्ति भी प्राप्त करे, परंतु उसके साथ साथ उसे आदेशों का भी पालन करना पड़ेगा। राज्य की स्वतंत्रता संबंधित तो है ही कि राज्य अपने हिसाब से कुछ अधिकार मतलब उसके कुछ अधिकार हैं, लेकिन उसे राजाज्ञा यानी कि जो केंद्र है उसकी आज्ञा का पालन भी करना होगा, उसमें भी उसकी कोई अवहेलना नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि जो राज्य अपने नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे उनकी अवहेलना भी कानूनन नहीं की जा सकेगी। ठीक है, कानून भंग करने के लिए उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा, परंतु उसे मतदाताओं के समक्ष जो है वो इसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर कोई मुख्यमंत्री गलत व्यवहार करता है तो इसका मतलब है कि राजनीति निर्देशक तत्व एक तरह से एक आदर्श हैं जिनकी पूर्ति करने का सरकार प्रयत्न करती है। हालांकि इसके लिए कोई ख़ास दंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सरकार की जो सरकार इस तरह के राज्यों में जो उनको नीति निर्देशक तत्व हैं, जो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत राज्य सरकार अपने सरकार का संचालन करेगी और उसकी प्राप्ति के लिए कार्यपालिका और विधायिका सहित ये कोशिश करेगी कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन अपने राज्य में करवा सके। ठीक, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले हैं। कह सकते हैं हम कि एक ऐसे पॉइंट्स हैं, एक ऐसे वक्तव्य हैं जिनके द्वारा किसी देश की आर्थिक राजनैतिक गति भी निर्धारित होती है और उसके सिद्धांत भी निर्धारित होते हैं। हमारे संविधान 37 में कहा भी गया है कि ये राज्य का निर्माण करने वाले सिद्धांत हैं। ठीक, इस भाग में दिए हुए उपबंध या 37 में लिखा हुआ है कि ये जो उपबंध हैं ये किसी भी न्यायालय द्वारा इनको पूरा करने के लिए बाध्यता नहीं दे सकती कि ये नीति निर्देशक तत्व है, इनका पालन करना ज़रूरी है। ठीक है, शासन के मूलभूत तत्व हैं और इनका निर्माण विधि में इन तत्वों को समाहित करना जो है वो राज्य का कर्तव्य होगा। इसका अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका वगैरह में निश्चित इनको बनाया गया है। ठीक है, तो देश के शासन का मूल आधार है और इसको राज्य का कर्तव्य होगा कि इन मूल अधिकारों यानी मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व क्या है वो राज्य के निर्देशक तत्व
तो न्यायपालिका ये चाहें तो सामाजिक व्यवस्था इस तरह का निर्माण करें कि कभी भी राज्य इसका अनुपालन करने से पीछे ना हट पाए। ठीक, राज्य अपनी इस नीति का अनुच्छेद 29 में भी दिया है कि सभी पुरुषों और स्त्रियों के पास जीविकोपार्जन के साधन हो, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व हो। ठीक है, जो भी धन और उत्पादन हो रहा है सर्वसाधारण के लिए, वहाँ पर उसके लिए भी कोई ऐसा होना हो कि केवल एक ही जगह एक ही व्यक्ति को मिल रहा हो। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो और दोनों की स्वास्थ्य और शक्ति का विकास किया जाए, बच्चों की सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग ना हो। ठीक, तो अनुच्छेद 40 में भी राज्य ग्राम पंचायत इत्यादि को किस तरह से कार्य करेगी उसका भी संगठन का वर्णन है। 41 में राज्य के आर्थिक विकास, सामर्थ्य, ठीक है, और शिक्षा पाना, बेकारी हटाना, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, ये सारी चीज़ों का अधिकार है। 42 में तो 42 में भी राज्य के कुटीर उद्योगों के लिए है। और 43 का क्या है, कोई क्षेत्र में अगर वहाँ पर कोई उद्योग लगा है तो उसमें किस तरह के प्रबंध, कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो भी उसमें वर्णित है। और अनुच्छेद 43 खा में भी सहकारी समितियों से संबंधित वर्णन है कि सहकारी समितियां कैसे कार्य करेंगी। 44 में सिविल संहिता लागू करने का वर्णन है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें राज्य के द्वारा जिस भी तरह से सरकारी कार्यकाज किए जाएंगे उनका पूरा वर्णन है। 45 जो अनुच्छेद 45 है उसमें 86वां संशोधन 2002 में इसको संशोधित किया गया था, जिसमें अभिभावकों के ऊपर एक तरह से रूल है कि अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को विद्यालय में ज़रूर भेजें और उनकी सुरक्षा का कार्य करें। अनुच्छेद 46 क्या है, दुर्बल वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी रखने हेतु है। 47 में हेल्थ से संबंधित है, ये हेल्थ सेक्टर से कि राज्य में जो है वो हानिकारक औषधियों वगैरह का प्रयोग ना हो बल्कि स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाए। 48 जो अनुच्छेद 48 है वो राज्य को कृषि और पशुपालन से संबंधित ज्ञान देने का प्रयास करता है। ठीक है, कैसे संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। अनुच्छेद 49 क्या है, जो राज्य में ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी वहाँ पर राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं या वास्तुकला है या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी किसका है, राज्य का है। अनुच्छेद 50 क्या है, राज्यपालिका न्यायपालिका को कार्यपालिका से प्रकट करेगा। मतलब जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, उस पर किसी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होगा उसके निर्णयों पर। अनुच्छेद 51 जो पूरी तरह से राज्य के लिए एक गाइडलाइन की तरह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा राज्य, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत संपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में राज्य भी अपना योगदान देगा और जो भी संगठित लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के, मान लिया किसी एक राज्य ने को ध्यान में रखकर कोई संधि की जाती है तो उस राज्य भी संपूर्ण राष्ट्र का साथ देगा और उसके प्रति आदर रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। अगर किसी राज्य के अंदर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिस किसी एक राज्य की वजह से संपूर्ण राष्ट्र और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है तो वो राज्य उस राष्ट्र को, मतलब अपने राष्ट्र को इस बारे में सपोर्ट करेगा ताकि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो। कोई भी मध्यस्थता हो तो तैयार रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो निर्देशक तत्व है वो नागरिकों के प्रति राज्यों के कर्तव्यों का प्रतीक है। वास्तव में ये राज्य के वे दायित्व हैं, ठीक है, जिनको संवैधानिक ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो किसी भी तरह से यहाँ पर तानाशाही ना जागृत होने पाए, एक लोकतंत्रात्मक राज्य है तो लोकतंत्र यहाँ पर बना रहे, इसके संतुलन को स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए होंगे। अब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ये बहुत अधिक पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा कि मूल अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है और इनमें क्या अंतर है। तो मूल अधिकारों के पीछे न्यायालय की शक्ति है, आप सभी जानते हैं मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम सीधे न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ठीक, न्यायालय जो है वो राज्य को बाध्य कर सकता है कि आपके राज्य में इस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः इसका अनुपालन करवाएं। नीति निर्देशक तत्वों के प्रति क्या है, केवल ये हमारी मोरल ड्यूटी है, नैतिक शक्ति की है कि इसका पालन करने के लिए राज्य को न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता है।
मूल अधिकार सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं। मूल अधिकारों का क्षेत्र क्या है? सीमित है, ठीक, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कई हैं और उनका क्षेत्र भी व्यापक है। मौलिक अधिकार द्वारा राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य क्या नहीं कर सकते हैं, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व क्या है, ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। उसे गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, उसे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उसे अपनी देश की कला संस्कृति के लिए क्या करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व व्यापक भी हैं और राज्य को, किसी राज्य को किस तरह सुचारू रूप से चलाना है उसका एक गाइडलाइन भी ये देते हैं। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के उपयोग के लिए हैं, जबकि राज्य किस लिए है? राज्यों, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? राज्य किस प्रकार से संचालन करें, राज्यों को दिशा निर्देश देने के लिए है, ठीक है। तो आज आपका हो गया मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। अब आप इन सबको पढ़ लीजिए और इसके बाद आता है आपका नागरिकता, और नागरिकता के बाद मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देख लेते हैं और कुछ बचा है तो, वरना आपका संविधान हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, और इसके बाद नागरिकता बचता है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसका सिविक्स अगर कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, ठीक।